Success is the sum of small efforts repeated day in, day out. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with the new series on Civil Procedure Code, and in this series, I will discuss about the orders of the CPC. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीपीसी में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, सेक्शंस, और दूसरी तरफ आपको ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। और जब आप इसे पढ़ने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टिपिकल है, कितना मुश्किल है। और आज मैं उसी जो आपकी जो टिपिकल जो आप समझते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम ही ख़त्म करने वाली हूँ। और आज के बाद आप जब सीपीसी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोर्ट में सामना करना ही पड़ता है। तो वहाँ जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोई भी सिविल मुकदमा जब आप लेके आते हैं तो उसके लिए आपको उसका प्रोसीजर के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। तो जब आप प्रोसीजर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्डर है, जितने भी सीपीसी के जो ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यदि हम देखें जो सीपीसी है उसके अंदर टोटल मिलाकर 158 सेक्शंस और 51 ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ आज मैं केवल जो आपके ऑर्डर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने कुछ ऑर्डर्स का जिक्र किया था, तो आज मैं उसी का एक और क्विक रिवीजन लेते हुए उसी से आगे कंप्लीट करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको दो तरह की पार्टीज देखने को मिलेगी। जैसा कि कौन सी पार्टी होंगी? एक होती है प्लेंटिफ, दूसरा होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ में हु फाइल्स द सूट, जो सूट फाइल करने वाली पार्टी होती है, जो मुकदमा लाने वाली पार्टी होती है, उसको कहा जाता है प्लेंटिफ या पेटिशनर भी कह देते हैं। और जिसके खिलाफ मुकदमा लाया जाता है दैट इज नोन एज डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट भी कह देते हैं। तो दिस मीन्स इन एवरी सूट देयर आर टू पार्टीज। हर सूट के अंदर दो पार्टीज आपको देखने को मिलेगी, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। और इस पार्टीज के बारे में कौन बताता है? दैट इज डिफाइंड बाय ऑर्डर 1। इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर 2, पहले आपको पार्टीज के बारे में जानकारी हो गई कि यहाँ पे इनके बीच में झगड़ा हुआ है। और जैसे ही जब झगड़े की बात आती है तो वहाँ आपको सूट को फ्रेम करना पड़ेगा और आपको कॉज ऑफ एक्शन पता लगाना होगा कि आपका कारण क्या है, आप क्यों कोर्ट में गए हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन या फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में कौन जिक्र करेगा? ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 डिस्क्राइब्स अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ द सूट। अब जैसे ही आप फ्रेमिंग ऑफ सूट की बात करते हैं तो क्या आप सूट स्वयं फाइल करने वाले हैं या किसी के थ्रू फाइल करने वाले हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आप अपने किसी प्लीडर को या वकील को हायर करके आप उसके थ्रू फाइल करते हैं। तो जहाँ पे आप ऑर्डर 3 की बात करते हैं तो ऑर्डर 3 में क्या बताया गया? रिकॉग्नाइजिंग एजेंट एंड प्लीडर, जिसके थ्रू आप केस फाइल करते हैं। तो आपने क्या करा? सबसे पहले पार्टीज टू द सूट ऑर्डर 1 में आई। पार्टीज 2 के अंदर ऑर्डर 2 के अंदर आपने क्या किया? सूट को फ्रेम करा, कॉज ऑफ एक्शन आया। फिर ऑर्डर 3 में आपने अपने एजेंट को पहचाना कि किसके थ्रू आपने ये कार्य करना है। अब जैसे ही आपने प्लीडर को अपॉइंट करा, नेचुरली कि वो प्लीडर आपके लिए क्या करेगा? सूट को इंस्टीट्यूट करेगा। तो ऑर्डर 4 डील्स विद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट होगा, नेचुरली है कि सामने वाली पार्टीज को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ सूट लाया गया है? तो उसके लिए अपोजिट पार्टी को कोर्ट के द्वारा समन भेजे जाएंगे। तो कोर्ट विल इश्यू द समन टू द अपोजिट पार्टी, दैट इज नॉन एज रेस्पोंडेंट, है ना। तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट को समन कौन से क्लोज में भेजे जाएंगे? ऑर्डर 5 डील्स विद समन। ऑर्डर 5 के अंदर समन का जिक्र किया गया कि जब भी कोई मुकदमा लाया जाएगा तो अपोजिट पार्टी को उसके द्वारा समन भेजे जाएंगे। तो वो समन की बात कौन करता है? ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 डील्स विद इश्यू एंड सर्विस ऑफ द समन्स टू द अपोजिट पार्टी। अब जैसे ही आप जब समन की बात करते हैं, चलो ठीक है आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, तो जब आप सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे तो क्या वो जो सूट मुकदमा आप लेके आने वाले हो, क्या उसके लिए आपको कुछ करना होगा? क्या आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके कहेंगे कि हाँ जी मैंने मुकदमा फाइल करना है या हमारा ये झगड़ा हुआ है? नहीं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसको कहते हैं प्लीडिंग। तो आप कोई भी सूट जब इंस्टीट्यूट करते हैं, कोई भी मुकदमा फाइल करते हैं, तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिसको प्लीडिंग कहा जाता है। प्लीडिंग दो तरह की होती है, जैसे कि मैंने बताया था, प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट। इन दोनों को मिला के ही प्लीडिंग बनती है। यदि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेंटिव कौन है? जो मुकदमा लाएगा, मुकदमा फाइल करेगा। तो प्लेंटिव क्या करेगा? अपने मुकदमे को फाइल करने के लिए वो एक प्लेंट तैयार करेगा। प्लेंट इज द प्लीडिंग। प्लेंट एक ऐसी प्लीडिंग है जो प्लेंटिव के द्वारा लाई जाती है, प्लेंटिव के द्वारा सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है उसके थ्रू।
तो प्लेंट इज फाइल बाय द प्लेंटिफ, और जबकि उसी प्लेंट का जवाब जो देना पड़ेगा रेस्पोंडेंट को, डिफेंडेंट को। भाई प्लेंट ने अपने कॉज ऑफ एक्शन बता दिए भी ये मेरा झगड़ा हुआ है, अब उसका जवाब किससे मांगा जाएगा? डिफेंडेंट से मांगा जाएगा। तो डिफेंडेंट उसके लिए क्या करेगा? एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, दैट इज नोन एज रिटर्न स्टेटमेंट। और तो यदि आप देखते हैं कि प्लीडिंग आपको डिफाइन की गई है ऑर्डर 6 के अंदर, प्लेंट आपको डिफाइन किया गया है ऑर्डर 7 के अंदर, और रिटर्न स्टेटमेंट डिफाइंड इन ऑर्डर 8। तो ये आपके लगातार सेक्शन है। यदि अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम भी कुछ किए हुए हैं। जैसे देखो, आपको यहाँ पे ऑर्डर 1 मैंने आपको शो किया हुआ है कि जब भी कोई झगड़ा होगा तो यहाँ पे आपकी 2 पार्टी हैं। पार्टी टू द सूट मैंने आपको क्या बताया? 2 तरह की पार्टी होंगी, एक होगा प्लेंटिफ, दूसरा होगा डिफेंडेंट। तो ये बताया गया ऑर्डर 1 के अंदर। जैसे ही ऑर्डर 1 आपका पार्टी होगी, सूट मुकदमे के लिए पार्टी तैयार हो चुकी हैं, तो पार्टी जब तैयार होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपके सूट फ्रेम करने पड़ेंगे। तो फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज आपका किस में होगा? ऑर्डर 2 में। तो ऑर्डर 2 में क्या होगा? इश्यू फ्रेम किए जाएंगे कि हमारा झगड़ा क्यों हो रहा है। अब जब इश्यू फ्रेम की बात आ गई तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अपना प्लीडर अपॉइंट करेंगे, जिसके थ्रू आप सूट इंस्टीट्यूट करने वाले हैं। यदि आप किसी प्लीडर के थ्रू करते हो, नेचुरली आप उसको अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 डील्स विद रिकॉग्नाइजिंग एजेंट एंड प्लीडर। इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर 4, जैसे ही आपने प्लीडर को अपॉइंट किया, नेचुरली कि वो आपके लिए सूट इंस्टीट्यूट करेगा कोर्ट के अंदर। तो ऑर्डर 4 डील्स विद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। और उसके बाद जैसे ही मैंने आपको कहा कि आपने सूट इंस्टीट्यूट करा, तो ऑर्डर 5 के अंदर क्या होगा? ऑर्डर 5 के अंदर कोर्ट सम्मन इश्यू करेगी अपोजिट पार्टी को। भाई अपोजिट पार्टी को कैसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट किया गया है? तो उसके लिए ऑर्डर 5 में सम्मन इश्यू किए जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 डील्स विद प्लीडिंग, कि आप अपना मुकदमा कैसे फाइल करने वाले हैं, कैसे करेंगे? प्लीडिंग के थ्रू। तो आपको उसके लिए एक प्लीडिंग फाइल करनी होगी। प्लेंटिफ जो प्लीडिंग फाइल करेगा उसे कहा जाएगा प्लेंट। उसको डिफाइन किया गया ऑर्डर 7 के अंदर। यदि हम बात करते हैं डिफेंडेंट की, तो डिफेंडेंट क्या फाइल करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट। तो उसको डिफेंडेंट की प्लीडिंग कहा जाएगा। तो दिस मीन्स प्लेंट जो है वो प्लेंटिफ की प्लीडिंग है, और जो रिटर्न स्टेटमेंट है दैट इज प्लीडिंग बाय द रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो सेक्शन 6 है वो प्लीडिंग के बारे में बात करता है। अब आप चलो, आपका सूट इंस्टीट्यूट हो चुका और आपने प्लेंट भी फाइल कर दिया, उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी। अब यहाँ पे बात आती है कि बाई चांस यदि चलो आपकी हियरिंग की जो डेट फिक्स हुई है उस पर क्या पार्टी जरूरी है कि वो आएंगी? कई बार क्या होता है कि एक पार्टी मिस हो जाती है, कई बार डिफेंडेंट नहीं आता, कई बार प्लेंटिफ नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि कोई पार्टी नहीं आएगी, यदि आएगी तो नेचुरली कि आपकी हियरिंग हो जाएगी, यदि नहीं आएगी तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो उसके लिए आपका ऑर्डर 9 आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्डर 9 डील्स विद अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ नॉन अपीयरेंस। यदि पार्टीज आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो उसके लिए उसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में कौन बताता है? ऑर्डर 9 बताएगा। तो ऑर्डर 9 के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, ऑर्डर 9 के अंदर रूल 1 to 14 डील करेंगे। तो रूल 1 से लेकर 14 तक आपके ऑर्डर 9 में ही आते हैं, और वो ये बताते हैं कि यदि पार्टीज आएगी तो क्या होगा, यदि कोई पार्टी नहीं आती तो क्या होगा, बाई चांस प्लेंटिफ नहीं आएगा तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आएगा तो क्या होना चाहिए, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया ऑर्डर 9 के अंदर। इसके बाद मैंने आपको लास्ट बताया था ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, कि जैसे ही जब पार्टी आएंगे तो नेचुरली कि आप उसका क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे। तो पार्टीज का जो एग्जामिनेशन किया जाएगा वो ऑर्डर 10 के अंदर किया जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको पूरा क्लियर किया था। अब आपका ऑर्डर 10 हो चुका है। ऑर्डर 10 के बाद क्या होगा? जैसे ही ऑर्डर 10 खत्म हुआ, आपका एग्जामिनेशन हो गया। एग्जामिनेशन जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा उसके बाद का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन होने के बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा? तो इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो ऑर्डर 10 के बाद यदि आप देखते हैं तो ऑर्डर 10 के बाद आपका आ जाएगा ऑर्डर 11। ऑर्डर 11 डील्स विद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। ये पूरा का पूरा जो आगे का जो प्रोसीजर चलेगा वो आफ्टर एग्जामिनेशन चलेगा ऑर्डर 11 से। अब तक आप चल रहा था एग्जामिनेशन के पहले का, तो अब आप आफ्टर एग्जामिनेशन क्या होने वाला है? ऑर्डर 11 सामने आएगा, और वहाँ पे डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होगा कि यदि कोर्ट को एग्जामिनेशन करने के बाद ये लगता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट जरूरत है, नेचुरली कि आप कोर्ट क्या करेगी? उसके लिए डिस्कवरी के ऑर्डर दिए जाएंगे।
डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन डील्स विद ऑर्डर 11। अब डिस्कवरी होगी, इंस्पेक्शन कर लिया गया कोर्ट के द्वारा। अब जैसे ही डिस्कवरी वगैरह के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसके फिर एडमिशन की बात आएगी। तो ऑर्डर 12 डील्स विद एडमिशन, आप उन्हें एडमिट करेंगे, क्या करेंगे। नेचुरली कि वो एडमिशन की जो बात की गई है वो ऑर्डर 12 के अंदर की गई है। तो ऑर्डर 11 डील्स विद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, कि जैसे एग्जामिनेशन हो चुकेगा उसके बाद डिस्कवरी और इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद जैसे ही डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन हो जाएगा फिर पार्टीज के एडमिशन की बात आ जाती है। तो एडमिशन ऑफ द पार्टीज डील्स विद ऑर्डर 12। अब जैसे ही एडमिशन होगा नेचुरली कि वो जो एडमिट कर लिए जाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट, उसका फिर प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ऑर्डर 13 डील्स विद प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट डिस्कवरी के अंदर मिले हैं नेचुरली उसका एडमिशन तो हो गया ऑर्डर 12 में, और 13 में क्या आएगा, उसका प्रोडक्शन होगा, इम्पाउंडिंग होगा। जो डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर लिया गया नेचुरली उसके बाद उसको वापस भेज दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट डील्स विद ऑर्डर 13। अब ऑर्डर 13 में आपका प्रोडक्शन वगैरह हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का। अब जैसे ही आपका भाई डॉक्यूमेंट आपके चेक हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं, उसके बाद आपके जो इश्यू के सेटलमेंट की बारी आ चुकी है। तो अब क्या होगा ऑर्डर 14 के अंदर, ऑर्डर 14 डील्स विद सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। अब जो इशू आपका था, जो भी झगड़ा था, उसकी सेटलमेंट की बारी आ गई है। तो आप अब 14 में आप इशू को सेटलमेंट करेंगे। तो इस सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड फ्रेमिंग ऑफ इशू डील्स विद ऑर्डर 14। अब आपका इशू सेटलमेंट हो गया, नेचुरली कि आपका झगड़ा अब सेटल हो चुका है। अब जैसे ही सेटल होगा नेचुरली कि आपको 15 में जाके क्या होगा, डिस्पोजल ऑफ द सूट। कई बार क्या होता है कि पहले ही हियरिंग के अंदर सूट डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। भी कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कोई इसका आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। नेचुरली वहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, फर्स्ट हियरिंग में ही उसको डिस्पोज ऑफ कर देगी केस को। तो पहली हियरिंग में जब यदि डिस्पोजल की बात आती है तो वहाँ पे कौन सा ऑर्डर आएगा, ऑर्डर 15। तो यहाँ मैंने आपको 11 से 15 तक बताए हैं। 11 में मैंने आपको क्या बताया, 10 तक आपको मैंने बताया था एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, एग्जामिनेशन कंप्लीट होते ही कोर्ट डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का ऑर्डर देगी कि भी आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको, जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत है एग्जामिनेशन करने के बाद जो पता चलिए कोर्ट को, उनको डिस्कवरी की बात आएगी। तो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन डील्स विद ऑर्डर 11। और डिस्कवरी होते ही फिर उसको एडमिशन की बात आएगी। तो एडमिशन इज डन अंडर ऑर्डर 12। अब जैसे ही एडमिट होंगे नेचुरली कि उन डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन भी होगा, इम्पाउंडिंग होगी, और उन डॉक्यूमेंट जो चेक हो चुके हैं नेचुरली उसको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। तो रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट दैट डील विद ऑर्डर 13। नाउ कम टू ऑर्डर 14। जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन भी हो चुका है, रिटर्न वगैरह सब कुछ हो चुका है, उसके बाद आपके सेटलमेंट होंगे, इश्यूज का सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ऑर्डर 14 डील्स विद सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। एंड लास्ट ऑर्डर 15 मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोर्ट को इन सब चीज काम को इशू को सेटलमेंट करने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि इस सूट को अब आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, नेचुरली कि वो कोर्ट जो पहली हियरिंग पे ही उस सूट को क्या कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी। तो डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग कहाँ पे होगा, ये ऑर्डर 15 के अंदर होगा। अब आ जाती है ऑर्डर 16 की बारी। मान के चलो पहली हियरिंग पे सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, वो आगे चलने वाला है, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो विटनेसेस है, जो गवाह हैं, उनको भी समन भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर 16 में क्या होगा, यदि पहली हियरिंग पे डिस्पोज नहीं होता सूट, जैसे मैंने बताया 15 के अंदर, तो वहाँ पे समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस वहाँ पे किस में आ जाएगा, ऑर्डर 16 के अंदर। तो ऑर्डर 16 डील्स विद समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, कि जो विटनेसेस है, जो गवाह है, उनको समन भेजे जाएंगे अटेंडेंस के लिए कि आपको कोर्ट में आना और अपनी गवाही देनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्डर 16 डील्स विद समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो आप ध्यान रखना कि मैंने आपको क्योंकि समन का पहले भी बताया था ऑर्डर 5 के अंदर जो समन भेजे जा रहे थे वो अपोजिट पार्टी को भेजे जा रहे थे, ध्यान रख के चलना, डिफेंडेंट को। जबकि ऑर्डर 16 के अंदर जो समन भेजे जाएंगे वो विटनेसेस को भेजे जा रहे हैं, गवाह को भेजे जा रहे हैं। तो समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस के लिए कहाँ पे आएगा, ऑर्डर 16। तो ऑर्डर 16 डील्स विद समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। एंड ऑर्डर 17, जैसे ही आपने विटनेसेस को, गवाह को समन भेजे कि भी आप आइए और कोर्ट में प्रेजेंट होइए, अटेंडेंस लगाइए, उसके बाद ऑर्डर 17 के अंदर क्या होगा, अजोर्नमेंट। अजोर्नमेंट का मतलब आप समझते हैं, स्थगित करना। कि यदि कोर्ट को ये लगता है कि आगे आने वाली तारीख और नई तारीख लेनी पड़ेगी तो कोर्ट क्या करेगी, अजोर्न कर देगी। तो अजोर्नमेंट में स्थगित करना, फॉर फर्दर डेट। तो वहाँ पे ऑर्डर 17 के अंदर अजोर्नमेंट का अधिकार दिया गया है, तो कोर्ट उसको अजोर्न कर सकती है।
अब जैसे मान के चलो भी आगे फर्दर डेट के लिए कोर्ट ने अजोन कर दिया, तो ऑर्डर 18 में क्या होगा कि जो भी डेट उसने आगे अजोन करी है या हियरिंग की डेट फिक्स करी है आगे वाली, तो कोर्ट क्या करेगी 18 में, हियरिंग ऑफ द सूट, उस सूट को हियर करेगी और वहाँ पे जो विटनेसेस कोर्ट में बुलाए गए थे उसको फिर एग्जामिन भी करेगी। क्या बताया मैंने, ऑर्डर 18 के अंदर कोर्ट उस सूट को हियर करेगी, सुनेगी कोर्ट को, जो क्योंकि विटनेसेस बुलाए गए हैं अब, और वहाँ पे जो विटनेसेस इन्होंने बुलाए हैं उसको एग्जामिनेशन करेगी। जो 16 में इन्होंने विटनेसेस बुलाए थे ना अभी, तो उनको एग्जामिन किया जाएगा। और जैसे ही हियरिंग ऑफ द सूट हो जाएगा और जो विटनेसेस गवाह आए थे उनको एग्जामिन कर लिया जाता है, उसके बाद कोर्ट एफिडेविट पेश करेगी, एफिडेविट देगी। तो ऑर्डर 19 डील्स विद एफिडेविट, और जैसे ही एफिडेविट हो जाएगा नेचुरली कि वहाँ पे उसकी जजमेंट आ जाएगी। तो ऑर्डर 20 डील्स विद जजमेंट एंड डिक्री, तो कोर्ट अपनी जजमेंट दे देगी। तो ये मैंने आपको ऑर्डर 20 तक बताए हैं। तो ऑर्डर 20 डील्स विद जजमेंट एंड डिक्री। तो यहाँ पे आप यदि देखें तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, जजमेंट और दूसरा डिक्री। तो जजमेंट का मतलब क्या होता है कि जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री, ये कहलाता है जजमेंट। जबकि यदि आप डिक्री की बात करते हो तो डिक्री का मतलब डिक्री डिस्क्राइब्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। तो जो डिक्री होती है उसके अंदर पार्टीज के राइट्स के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, जबकि जो जजमेंट होगी वहाँ पे स्टेटमेंट दी जाएगी कोर्ट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री। एंड आफ्टर दिस ऑर्डर 21 डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। जो भी डिक्री या ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास किया जाएगा उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा ऑर्डर 21। तो ये सारे सेक्शन जो ऑर्डर मैंने आपको बताए हैं, ये आप थोड़ा एक बार दोबारा देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको बार बार देखें, जिससे कि आपके समझ में आ जाएंगे। इसको मैंने जिस तरह से बताया आप इसी तरह से इसको लर्न करेंगे तो नेचुरली आप नहीं भूल पाएंगे। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe my channel for further update. Thank you.